नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 अप्रैल सन 2025। 10वीं तिथि आज शाम 4:44 तक रहेगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में ऑफलाइन होगी फसल खरीद, सीएम सैनी का फैसला, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे किसान। हरियाणा सरकार का फैसला, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के 7,000 से ज्यादा पदों पर होने जा रही है भर्ती। गेहूं भुगतान में देरी होने पर किसानों को मिलेगा 9% ब्याज, सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग में सिर्फ ईडी की चर्चा, सेतिया से अकेले में मिले पार्टी प्रभारी प्रसाद। हरियाणा के 20 युवाओं ने यूपीएससी क्लियर किया, टॉप 10 में 2 को मिली जगह। इसी महीने होगा हरियाणा सीईटी परीक्षा की तिथि का ऐलान, 15 दिन खुलने जा रहा है पोर्टल। हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर, सैनी सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल, कैश अवार्ड्स और स्कॉलरशिप के लिए करेंगे आवेदन। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए 25 अप्रैल तक कर पाएंगे आवेदन। गरीब छात्रों को मुफ्त यानी फ्री दाखिला देना अनिवार्य है। वीवो T4 स्मार्टफोन लॉन्च, शुरुआती कीमत 21,999 रुपये। दावा, भारत का सबसे स्लिम स्मार्टफोन, 7,300 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। और जम्मू कश्मीर में पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला, 27 की मौतें। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में गर्मी के चलते आम जनमानस काफी परेशान नजर आ रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। भीषण गर्मी में लोग केवल जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल पा रहे हैं। बाजार भी सुनसान नजर आ रहे हैं। सुबह शाम भले ही गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन रात होते ही फिर से गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाता है। प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान रोहतक जिले में 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरसा जिले का 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो जिले राजस्थान के साथ लगते हैं वहां गर्मी बढ़ने के आसार जताए गए हैं। विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आमतौर पर प्रदेश में मौसम खुश्क बना रहेगा। 23, 24 और 25 अप्रैल को कुछ स्थानों पर लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान तापमान में और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं 25 अप्रैल तक मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। आज प्रदेश के 15 जिलों में हीटवेव का असर देखने को मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रही युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय दिल्ली की तरफ से स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पद पर नियुक्ति परमानेंट यानी स्थायी आधार पर होने जा रही है। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। आवेदन करने की आखिरी तिथि 5 मई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार को कार चलाने का 3 साल का अनुभव तथा उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। किसी भी वर्ग में उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। इन पदों पर उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के खाली पड़े 7,005 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आंगनवाड़ी वर्करों के 25,962 पदों में से 2,549 और हेल्परों के 25,450 पदों में से 4,439 पद खाली पड़े हैं। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने सरकार से पूछा था कि प्लेवे में हेल्परों, वर्करों और सुपरवाइजरों की जिलेवार पदों की मंजूरी और वर्तमान में संख्या कितनी खाली है, खाली पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने जल्द खाली पदों को भरने की बात कही थी। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के खाली पदों को भरने का प्रस्ताव विभाग के पास काफी समय से विचाराधीन था। अब सरकार इसे शुरू करने जा रही है। हालांकि यह फैसला नहीं हुआ है कि यह भर्ती जिला स्तर पर होगी या फिर प्रदेश स्तर पर। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाले आंगनवाड़ी वर्करों को वर्तमान में 14,750 रुपये मानदेय मिल रहा है, तो वहीं 10 वर्ष से कम अनुभव वाली आंगनवाड़ी वर्करों को 13,250 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा आंगनवाड़ी हेल्परों को 7,900 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। हरियाणा में 777 डॉक्टरों में से 531 डॉक्टरों ने ज्वाइन किया था। वेटिंग लिस्ट में बचे हुए डॉक्टरों को अब मौका दिया जाएगा। जल्द ही नए डॉक्टर ज्वाइन करेंगे। अब तक राज्य में 200 डॉक्टरों की बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा दिल्ली में प्रदेश के नेताओं की बुलाई गई मीटिंग में विधायकों की नाराजगी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इसके अलावा मीटिंग में न तो प्रदेश कांग्रेस का संगठन खड़ा करने को लेकर कोई चर्चा हुई और न ही सीएलपी लीडर के बारे में। मीटिंग में सिर्फ ईडी की कार्रवाई के खिलाफ धरने प्रदर्शन को कामयाब बनाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मीटिंग में पार्टी नेताओं को
संविधान बचाने के कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान को हरियाणा में भी सफलतापूर्वक चलाने को कहा गया है। हालांकि इस दौरान सिरसा से पार्टी के विधायक गोकुल शेतिया से बीके हरिप्रसाद ने 1-to-1 मीटिंग की है। इसके अलावा किसी से भी अकेले में उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की। कांग्रेस के कई मौजूदा विधायक हरियाणा के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए नायब सिंह सैनी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में हाईकमान को मौजूदा विधायकों के खिसकने का डर भी सता रहा है। रविवार को सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल शेतिया द्वारा नाराजगी भरी पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर डालने के बाद इस बैठक के बुलाए जाने का दावा किया जा रहा है। गोकुल शेतिया ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान जीते हुए विधायकों की लगातार अनदेखी कर रहा है। सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने प्रदेश सरकार के द्वारा फसल खरीद में आने वाली अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। इन दिनों अनाज मंडियां गेहूं से अटी पड़ी हैं। मंडियों में जगह न होने पर मंडी के बाहर सड़कों और मैदान में गेहूं की ढेरियां लगी हुई हैं, क्योंकि कहीं पर भी उठान नहीं हो पा रहा है। सरकार जल्द भुगतान की बात कह रही है, पर हो नहीं रहा है। मंडियां अनाज से भरी होने के बावजूद किसान के हाथ खाली हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए सरकार को गेहूं की बिजाई व उत्पादन का पूरा आंकड़ा मिल चुका था, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रबंध नहीं किए। मौजूदा हालात के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। साथ ही सरकार की लापरवाही का खामियाजा किसानों को नहीं भुगतना चाहिए। किसान से गेहूं खरीद ली जाती है और उठान न होने पर गेहूं को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई किसान से की जाती है, जो पूरी तरह से अनुचित है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गांव बरसीन में प्रदेश की पहली बालिका पंचायत चुनी गई। इस बालिका पंचायत की सरपंच 12वीं कक्षा की छात्रा अस्तुति कंबोज को चुना गया। अस्तुति की मम्मी उषा भी गांव बरसीन की ग्राम पंचायत की सदस्य हैं। दोपहर 12 बजे तक वोटिंग चली। कुल मिलाकर 185 में से 132 वोट पड़े। इस बालिका पंचायत की सरपंच बनने के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में थी। इनमें से अस्तुति को 22 वोट मिले हैं। संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर रही साक्षी और अनुशिखा को 19-19 वोट मिले। सरपंच और पंच चुनी गई छात्राओं को डीसी मनदीप कौर, जिला परिषद चेयरपर्सन सुमन खीचड़ और जिला परिषद सीईओ सुरेश कुमार ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं 9 वार्डों में से 5 वार्डों के पंच निर्विरोध चुनी गई, जबकि 4 वार्डों के लिए चुनाव हुए। गांव बरसीन में बनी इस बालिका पंचायत को चुनने के लिए गांव की 185 बेटियों को वोट डालना था। इन वोटर्स में 11 से लेकर 21 साल की बेटियां शामिल रही। बालिका पंचायत के जरिए बेटियों को कम्युनिटी गवर्नमेंट में भागीदारी का अवसर दिया जाएगा। उनमें नेतृत्व, जागरूकता और नागरिक जिम्मेदारी का विकास होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर यह बालिका पंचायत काम करेगी। पंचायत ग्राम स्तर के साथ समन्वय में कार्य करेगी और उसकी बैठकों में भाग लेगी। बालिका पंचायत के सदस्यों को शासन, नेतृत्व और सामाजिक मुद्दों पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में अब तक चकबंदी नहीं हुई है, उन गांवों के किसानों की फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के बजाय ऑफलाइन माध्यम से खरीदी जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए हैं। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर भी उपस्थित रहे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिन गाँवों में चकबंदी नहीं हुई है, उन गाँवों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर डेटा न होने के चलते वहां के किसानों को फसल बेचने में परेशानी हो रही थी। इस पर संज्ञान लेते हुए अब सरकार ने निर्णय लिया है कि पोर्टल की बजाय इन गांवों में ऑफलाइन माध्यम से खरीद करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उज्ज्वला स्कीम और बीपीएल परिवार का डाटा घर घर जाकर वेरीफाई किया जाए। इसके अलावा उपभोक्ता की सुविधा के लिए एलपीजी सिलेंडरों के लिए डिपो पर गैस कंपनियों द्वारा शिविर लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में ही मिलता रहेगा। सीईटी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से इसका फाइनल ट्रायल किया गया है। अब आयोग की तरफ से तारीख की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में चंडीगढ़ में बैठक हुई है। बैठक के दौरान इस मुद्दे पर काफी चर्चा की गई। बैठक में आयोग के चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह के अलावा अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। इसमें सभी प्रकार की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। अब आयोग की तरफ से CBSE के अतिरिक्त 5 अन्य एजेंसी के नाम बताए जा रहे हैं जो CET करवा सकती है। इनमें हरियाणा बोर्ड, NTA, NRS, PSU व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी शामिल है। परीक्षा की डेट की घोषणा होने से ठीक पहले सभी 2300 एग्जाम सेंटरों की भी जांच परख की जाएगी। काफी संभावना है कि तारीख का ऐलान इसी महीने में होगा। इसके बाद 15 दिन तक पोर्टल को ओपन किया जाएगा, जिस पर युवा रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। मई में CET होना है। इसके लिए पहले से ही आयोग की तरफ से तैयारियां चल रही है। हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में फ्री एडमिशन के लिए गरीब छात्र अब 25 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। सोमवार को आवेदन के लिए लास्ट दिन था, जिसमें अब शिक्षा विभाग द्वारा 4 दिन की बढ़ोतरी की गई है।
आरटीई के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को पहली कक्षा तक 25% सीटों पर गरीब छात्रों को मुफ्त यानी फ्री में दाखिला देना ही होगा। यह कंपलसरी है। राज्य में कुल 10,701 प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जिनमें से 7,565 स्कूल संचालकों ने गरीबों को एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके विपरीत 3,134 निजी स्कूलों ने अभी तक गरीबों के लिए रिजर्व सीटों पर दाखिले के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इन स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। उज्ज्वल पोर्टल पर खाली सीटें नहीं दिखाने वाले इन स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी ऑर्डर में स्पष्ट किया गया है कि एचआईवी प्रभावित बच्चे, विशेष जरूरत वाले बच्चों और युद्ध विधवा के बच्चों सहित गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे आरटीई के तहत फ्री दाखिलों के लिए पात्र होंगे। कुल सीटों का कम से कम 8% अनुसूचित जाति, 4% पिछड़ा वर्ग ए और 2.5% पिछड़ा वर्ग बी कैटेगरी के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। हरियाणा के 20 युवाओं ने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है। इनमें 8 लड़कियां और 12 लड़के हैं। 2 को टॉप 10 में जगह मिली है। हिसार में जन्मी हर्षिता गोयल ऑल इंडिया में सेकंड टॉपर है, तो वहीं झज्जर के आदित्य विक्रम अग्रवाल ने 9वीं रैंक हासिल की है। वहीं पानीपत की रहने वाली शिवानी पांचाल ने 53वीं रैंक हासिल की है। वह अंडर ट्रेनी एचसीएस हैं। वहीं कैथल के ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत अधिकारी यानी बीपीओ ने भी एग्जाम क्लियर किया है। इसके अलावा हलवाई के बेटे को भी सफलता मिली है। एग्जाम क्रैक करने वालों में किसी को दूसरे तो किसी को छठे प्रयास में यह सफलता मिली है। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने जॉब के साथ यूपीएससी की परीक्षा पास की है। हिसार, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, पंचकुला, झज्जर व सोनीपत से 2-2 और पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी, कैथल, सिरसा व फरीदाबाद से 1-1 युवा शामिल हैं। चरखी दादरी में अधिकारियों के रिक्त पड़े पद और किसानों की लंबित मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन में रोष बना हुआ है। भाकीयू पदाधिकारी मंगलवार को जिला प्रधान हरपाल भांडवा की अगुवाई में डीसी से मिलने पहुंचे और जल्द उनकी मांगों को पूरा करवाने की अपील की। वहीं भाकीयू पदाधिकारियों ने उनकी मांग पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन शुरू करने की भी चेतावनी दी है। वहीं इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ किसान सभा और दूसरे संगठनों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे और डीसी को ज्ञापन सौंपा। वहीं एक्शन की नियुक्ति की मांग ज्ञापन के माध्यम से की है कि बिजली निगम के एक्शन की नियुक्ति बारडा में नहीं की गई है। यह पद काफी समय से रिक्त पड़ा है, जिससे कि किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शीघ्र एक्शन की नियुक्ति की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि कृषि विभाग का एसडीओ भी काफी समय से बारडा में नहीं है, जिससे किसानों को मिलने वाले फायदा और जानकारी से वंचित रहना पड़ रहा है। उन्होंने कृषि विभाग के एसडीओ सहित सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति की जल्द से जल्द मांग की है। इसके अलावा आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की है। बता दें कि जिले में किसानों ने बिजली कनेक्शन के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए जमा करवा रखे हैं और 2024 में टेंडर छोड़ा गया था, जिसकी समय अवधि 1 अप्रैल 2025 को पूरी हो चुकी है। लेकिन किसानों को बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं, जिससे कि किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या का समाधान किया जाए। मंडियों में एमएसपी पर गेहूं खरीद के बाद उठान नहीं होने से जिन किसानों के भुगतान में देरी होगी, उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से 9% ब्याज के साथ राशि दी जाएगी। सरकार की ओर से इस संबंध में अधिकारियों को पहले ही दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक अब तक 3,43,000 किसानों के खाते में 5,556.81 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को गेहूं खरीद का भुगतान 48 से 72 घंटे में कर दिया जाए। वहीं जिनके अकाउंट में गड़बड़ी या फिर सत्यापन में दिक्कत आती है, सिर्फ उन्हीं किसानों के भुगतान में देरी संबंधी शिकायतें आ रही है। उठान और खरीद की निगरानी के लिए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर लगातार मंडियों का निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंडियों में आया एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाए। यदि कहीं से भी कोई कोताही नजर आती है तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आगजनी व तूफान से हरियाणा के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रदेश के सभी उपायुक्तों को नुकसान का आकलन कर इसकी रिपोर्ट भेजने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही प्रभावित किसानों को आगामी फसलों की बुआई के लिए बीज और खाद में मदद करने का ऐलान करने में हरियाणा सरकार ने तत्परता दिखाई है। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ है। मंगलवार को पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। घटना मंगलवार दोपहर करीब 2:45 बजे पहलगाम की बैसारन घाटी में हुई है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने ली है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पहलगाम में हमले वाले इलाके को घेर लिया है। हेलीकॉप्टर से भी नजर लगातार रखी जा रही है। पीएम मोदी यूएई दौरा अधूरा छोड़कर वापस लौट रहे हैं। आज दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस बैठक में हिस्सा लेंगे। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से श्रीनगर पहुंच चुके हैं। वे राजभवन में सेना और प्रशासन के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बातचीत करके हालातों के बारे में जानकारी ली।
वहीं एनआईए की टीम बुधवार को हमले की जांच के लिए पहलगाम पहुंचने जा रही है। पहलगाम की घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में निर्दोष पर्यटकों पर हुए हमले के बारे में जानकर मैं बहुत दुखी और स्तब्ध हूं। ये कायरतापूर्ण कार्य है और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उन परिवारों का दर्द समझती हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करती हूं। पूरा देश एकजुट है। हम इन विभाजनकारी और हिंसक ताकतों को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यह जरूरी है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और क्षेत्र में शांति बहाल हो। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहलगाम हमले पर कहा कि अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी। हम भारत के साथ हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा, कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आ रही है। भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की जल्द प्रार्थना करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। टेक कंपनी वीवो ने भारतीय बाजार में अपना मिड बजट रेंज में नया स्मार्टफोन वीवो T4 5G लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कंपनी ने 7300 mAh की बैटरी दी है। वीवो का दावा है कि इस बैटरी पैक के साथ T4 भारत का सबसे स्लिम यानी पतला स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 2 कलर एमरॉड ब्लेज और फैंटम ग्रे और 3 स्टोरेज ऑप्शन 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 256GB रैम के साथ पेश किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 21,999 रुपए है। ग्राहकों के लिए यह स्मार्टफोन 29 अप्रैल से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। लॉन्च ऑफर में जो ग्राहक इस स्मार्टफोन को HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और SBI कार्ड से खरीद पाएंगे, कंपनी उन्हें इंस्टेंट 2000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर देगी। इसके अलावा एक्सचेंज बोनस में भी ग्राहकों को 2000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। वीवो T4 स्मार्टफोन की सबसे अपीलिंग चीज उसकी 7300 mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि किसी भी स्मार्टफोन में यह भारत की सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है। इसे चार्ज करने के लिए 90 वाट का फास्ट चार्जिंग स्पॉट दी गई है। कंपनी स्मार्टफोन पर 1 साल की वारंटी और बॉक्स एक्सेसरीज पर 6 महीने के लिए वारंटी ऑफर कर रही है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 187 अंक चढ़कर 79,596 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 42 अंकों की तेजी देखने को मिली और ये 24,167 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 गिरकर बंद हुए। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम सराफा बाजार में पहली बार 1 लाख रुपए के पार पहुंच गया। इधर चांदी की कीमत 342 रुपए गिरकर 95,900 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। चांदी ने 28 मार्च को 1,934 रुपए का अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया था। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 93,050 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,500 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।